Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. So, due to shortage of time, I think we'll be quick. So, these are four questions which are actually important for this audience. सबसे पहला सवाल तो ये कि प्रिवेंशन की ज़रूरत क्या है? काम सही चल रहा है तो why do we prevent? तो that's an important question. दूसरी बात ये है कि what are the risk factors which we want to prevent? Which we'll do quickly. तीसरी बात है कि व्हाट इज़ प्राइमरी प्रिवेंशन एंड व्हाट इज़ सेकेंडरी प्रिवेंशन. ये काफ़ी लोगों को इस हवाले से कन्फ्यूजन है, तो वो मैं चाह रहा हूँ कि ये 3-4 चीज़ें आपको क्लियरली आ जाएं. बेसिक प्रॉब्लम ये है कि पूरी दुनिया में और इंक्लूडिंग पाकिस्तान बर्डन ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज इज़ हाईएस्ट एज़ कम्पेयर टू एनी अदर डिजीज़. पहले तो लोग समझते थे कि हार्ट की बीमारी ज़्यादा होती है, कैंसर ज़्यादा होता है, मैदे की बीमारी ज़्यादा होती है, लंग्स की बीमारी ज़्यादा होती है. लेकिन एक्चुअली ये WHO का एटलस है जिसमें शो हो रहा है कि जो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज हैं दे आर ऑन टॉप एज कम्पेयर टू TB, एड्स और तमाम चीज़ों में. और इन तमाम न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज में जो हाईएस्ट बर्डन है ना विच इज़ एसोसिएटेड विद डिसेबिलिटी एंड डेथ इज स्ट्रोक. तो आउट ऑफ ऑल न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज 55% डेली इज ड्यू टू स्ट्रोक. और दूसरी बात है कि जो मोर्टेलिटी है आउट ऑफ ऑल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स 85% मोर्टेलिटी इज रिलेटेड टू स्ट्रोक. तो एक तो पहली बात है कि बर्डन ही ज़्यादा है और उस बर्डन में भी जो स्ट्रोक का बर्डन है वो बहुत ज़्यादा है और स्ट्रोक रिलेटेड मोर्टेलिटी का बर्डन बहुत ज़्यादा है. फिर दूसरी बात है कि पाकिस्तान का जो डेटा है विच इज़ शोइंग दैट वी हैव ए ह्यूज बर्डन ऑफ स्ट्रोक इन आवर कंट्री. और ये बहुत सारी स्टडीज़ है कि जिसमें ये आपके सामने कोट की गई कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ स्टडीज़ का प्रेवलेंस क्या है. अभी तक तो हम ये समझते रहे जो हमारी पिछली स्टडीज़ थी कि पाकिस्तान में पर 100,000 देर आर 250 केसेस ऑफ स्ट्रोक. अभी एक नई स्टडी हुई है हमारे अख्तर शीरीन ने की है KPK में और बड़ा ही अलार्मिंग डेटा है. उन्होंने शो किया है पॉपुलेशन बेस्ड सर्वे के हर 1 लाख में से 1200 लोग ऐसे हैं कि जिनको फालिज हुआ हुआ. यानी जो हमारा एस्टिमेट था 250 का उससे तकरीबन 5 गुना ज़्यादा है. ये 250 वाला एस्टिमेट हमारा कोई 12-15 साल पुराना है. तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी बर्डन है. और जो अभी हमारा एस्टिमेट है वो ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन रोज़ाना 1000 नए फालिज के केसेस होते हैं. 350-60,000 न्यू केसेस होते हैं. जो मोर्टेलिटी का डेटा है जो पब्लिश्ड है वो बहुत ख़राब है. JPMC से एक स्टडी हुई थी, उन्होंने बताया था कि 80% फालिज के जो लोग आते हैं वो मर जाते हैं, जहाँ बाग हो जाते हैं. या बाज़ जगहों पे 60% है, 63% है. लेकिन पाकिस्तान में जो इस वक्त मोर्टेलिटी का डेटा है जो हमने जमा किया है वो ये कि पाकिस्तान में तकरीबन रोज़ाना 1000 लोगों को फालिज होता है और पाकिस्तान में रोज़ाना 400 लोग फालिज से मर जाते हैं. 400 लोग और बहुत बड़ी तादाद है. 400 लोग 400 लोग और किसी चीज़ से नहीं मरते, ना बम धमाके से मरते हैं, इवन कोरोना से नहीं मरते. कोरोना से रोज़ाना लोग मरते हैं 10, 12, 15, लेकिन अभी भी फालिज से रोज़ाना 400 लोग मर रहे हैं. डेंगू से इतना लोग नहीं मरते, जो है ना वो जहाज़ के गिरने से इतना लोग नहीं मरते जितना लोग स्ट्रोक की वजह से मरते हैं. तो इस बर्डन की वजह से हम ये कहते हैं कि अगर आप इस बर्डन को नहीं कम करेंगे, इसको प्रिवेंट नहीं करेंगे तो ये तो बढ़ता ही चला जाएगा और ये बढ़ता ही चला जा रहा है. तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट स्ट्रोक. इट्स इंपॉर्टेंट टू ट्रीट स्ट्रोक कि जिनको हो जाए उनका इलाज भी करना ज़रूरी है. लेकिन सबसे अहम स्ट्रेटजी है कि यू हैव टू प्रिवेंट इट. अगर आपने प्रिवेंट कर लिया तो आपने बहुत बड़ा मसला हल कर दिया. वरना तो अगर लोगों को फालिज हो जाएगा तो डॉक्टर फारूक राठौर यहाँ मौजूद हैं, उन सब के रिहैब का भी इंतजाम कर देंगे ये. लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि उनको हो ही ना, और हो जाए तो फिर चलो उनकी ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन का इंतजाम हो. तो ये सबसे, और एज ए डॉक्टर मैं आपको बताऊं हमारी सबसे अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मरीजों को प्रिवेंट किया जाए, उनको बचाया जाए, मरीजों को भी और अपने आप को भी बीमारी से बचाया जाए. अच्छा, इतना फालिज क्यों है पाकिस्तान में? ये खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि भाई आखिर पाकिस्तान में ऐसी क्या खास बात है कि इतना फालिज हो रहा है पाकिस्तान में. उसकी वजह ये रिस्क फैक्टर्स हैं. पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर हर 45 ईयर से ज़्यादा के जितने लोग हैं उनमें से 1/3 को ब्लड प्रेशर है. वी हैव वन ऑफ द हाईएस्ट ब्लड प्रेशर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. पाकिस्तान में उसकी भी वजूहात होंगी बहुत सारी. बाज़ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में लोग नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस वजह से है, या और भी वजूहात हैं. लेकिन पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है और तकरीबन आधी आबादी ऐसी है जिनको अपने ब्लड प्रेशर का पता भी नहीं है. यानी वन डायग्नोज्ड है. जब उनके गुर्दे फेल हो जाते हैं, जब उनकी हेमरेज होती है, हार्ट अटैक होता है, तब जाके उनको पता चलता है. स्क्रीनिंग का कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पे.
दूसरी बात है कि डायबिटिक्स बहुत है पाकिस्तान में, तकरीबन 1 करोड़ डायबिटिक्स हो गए इस वक्त, और ये बढ़ रहे हैं तेजी के साथ। दुनिया में हम इस वक्त चौथे नंबर पे आ गए हैं डायबिटीज़ के अंदर। और तीसरी बात है कि पाकिस्तान में टोबैको का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अब एक तो लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं, अब दूसरा एक बहुत बड़ा ग्रुप है कि जो गुटखा इस्तेमाल करता है, और गुटखे वाले इस वक्त सिगरेट वालों से ज़्यादा है। और तीसरा भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिनमें ख़वातीन ज़्यादा शामिल हैं, वो शीशे वाले हैं, शीशा भी लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। और फिर पाकिस्तान में बाज़ इलाकों में नस्वार बहुत इस्तेमाल होती है। अच्छा, नस्वार के बारे में लोग समझते हैं कि टोबैको नहीं है। यानी मैं आपको बताऊं, एक जगह एक मीटिंग में मैं बैठा हुआ था, तो वहाँ पे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ थे KPK के, तो मैंने वहाँ डेटा पेश किया तो उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, ये नस्वार जो है टोबैको नहीं है, ये वो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ थे वहाँ के ना। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की, उन्होंने समझा नहीं। उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, वो तो हर्बल प्रोडक्ट है, वो तो एक वेजिटेबल है, समझ लें आप। तो वो जो है, वो मैंने कहा टोबैको भी एक तरह की वेजिटेबल है, तो ज़मीन से उगती है, ज़ाहिर है वो। तो लेकिन यह है कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि भाई ये भी चीज़ें टोबैको में शामिल हैं और ये बर्डन कॉज करती हैं पाकिस्तान में, ये सारी चीज़ें बहुत। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो है फालिज बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये एक हमने स्टडी की थी कि जिसमें हमने बताया कि पाकिस्तान में ये रिस्क फैक्टर्स इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका के मुकाबले में ज़्यादा हैं। यही वजह है कि हमारे अंदर ये स्ट्रोक का प्रॉब्लम ज़्यादा है। अच्छा, इसके अलावा भी हमारे यहाँ स्ट्रोक के कई प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जिनको आज तक स्टडी नहीं किया गया है। जैसे हमने नहीं देखा कि हमारे मुल्क में हुक्के का रवाज कितना है। हुक्का पाकिस्तान में अभी भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। फिर तरह तरह के टोबैको इस्तेमाल हो रहे हैं, बहुत सारे तो किस्में पता ही नहीं है हमें, और बहुत सारे लोग उनको टोबैको समझते भी नहीं है। कोई 25-30 किस्म के जो है ना टोबैको इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारे लोग उसको छालिया कहते हैं, बहुत सारे लोग सुपारी कहते हैं, बहुत सारे वो जैम के नाम से मिलता है, 7 अप के नाम से मिलते हैं, वो पैकेट आते हैं 5-5 रुपए के। सब में गुटखा होता है और सब में बहुत ही हाई क्वालिटी का जो है ना टोबैको इसके अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये एक बहुत बड़ी साइंस है इस वक्त गुटखे की जो पाकिस्तान में। फिर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं कि हमारे जो डालडा इस्तेमाल होता है उसका क्या इफेक्ट है पाकिस्तान में। अभी भी दुनिया में इतना डालडा कहीं इस्तेमाल नहीं होता इतना पाकिस्तान में होता है। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है, हमारी हेपेटाइटिस बी, सी बहुत ज़्यादा है। हेपेटाइटिस बी और सी इज़ ए रिस्क फैक्टर फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस ओवर पीरियड ऑफ टाइम ना। तकरीबन हमारी मुल्क की 10% आबादी है जिनको हेपेटाइटिस बी और सी है, तो मे बी दैट मे बी अ रिस्क फैक्टर फॉर देम। अब उसके अलावा जो और नए रिस्क फैक्टर्स हैं जिसका अभी हमें इतना पता नहीं है लेकिन अब पता चल रहा है, उनमें एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन WHO ये कहती है कि स्ट्रोक के तमाम रिस्क फैक्टर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर है। तकरीबन 30% स्ट्रोक इज ड्यू टू एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन एक बहुत ही अहम रिस्क फैक्टर है कि जो जिसका असर होता है स्ट्रोक के ऊपर। और न सिर्फ एयर पोल्यूशन बल्कि इवन क्लाइमेट चेंज। एक आर्टिकल BMJ में पब्लिश हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि रोज़ की क्लाइमेट से भी जो है ना स्ट्रोक की इंसिडेंस कम और ज़्यादा हो जाती है। जिस दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाता है उस दिन ज़्यादा क्वालिटी इंडेक्स ख़राब होता है, उस दिन ज़्यादा स्ट्रोक होते हैं। जिस दिन एयर क्वालिटी बेहतर हो जाती है, और अभी एक डेटा है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसको पब्लिश करेंगे कि दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी ये जो लॉकडाउन हो ना कोरोना का, उस लॉकडाउन में एयर क्वालिटी बेहतर होने की वजह से स्ट्रोक का इंसिडेंस कम हो गया और स्ट्रोक की मोर्टेलिटी भी कम हो गई। तो इसका एक बहुत क्लोज लिंक है उसके साथ। बकिया इन्फेक्शंस के साथ है, कोविड की वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है, TB की वजह से भी होता है। हाई एल्टीट्यूड एक नया रिस्क फैक्टर है जो पाकिस्तान में काफ़ी होता है क्योंकि पाकिस्तान में लोग माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए काफ़ी जाते हैं। हमारी स्ट्रोक की जो पॉपुलेशन है वो बाहर वालों से थोड़ी मुख्तलिफ है। वी हैव ए यंग पॉपुलेशन। पाकिस्तान में जो एवरेज उम्र फालिज की है वो 50-55 साल है। अमेरिका में 67 ईयर्स पे होता है, यूरोप में 70 ईयर्स पे होता है। हमारे यहाँ 50-55 साल में स्ट्रोक हो जाता है जो बिल्कुल एक यंग और वर्किंग एज होती है। दूसरे ख़वातीन में फालिज ज़्यादा होता है, हर 6 में से 1 मर्द को होता है, हर 5 में से 1 खातून को फालिज होता है। तो ख़वातीन में फालिज की शरह ज़्यादा है। हमारे यहाँ हेमरेज ज़्यादा है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इंट्राक्रैनियल डिजीज़ ज़्यादा है हमारे यहाँ, और यंग स्ट्रोक बहुत ज़्यादा है। बाहर मुल्कों में तकरीबन 12-13% होते हैं यंग स्ट्रोक। यंग का मतलब 45 साल से कम उम्र वाले, हमारे यहाँ 20-25% होते हैं। तो ये हमारे यहाँ की जो स्ट्रोक पॉपुलेशन है, ये वो पॉपुलेशन है कि जिनको आपको प्रिवेंट करना है, मतलब जिनको आप बचा सकते हैं फालिज से। अगर आप चाहें तो इनको आप फालिज से बचा सकते हैं। और ये हमारा डेटा है जो हमने कंपेयर करके बताया कि रिस्क फैक्टर और स्ट्रोक में क्या फ़र्क है। अच्छा, एक जो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, जो मेरे हिसाब से एक रिस्क फैक्टर है, वो ये कि हमारे यहाँ अवाम में फालिज की अवेयरनेस न होने के बराबर है। मतलब कम से कम लोग खुद तो बच सकते हैं ना, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि उनको बचना है इससे और कैसे बचना है।
अगर एक बंदे को पता ही नहीं होगा, वैसे तो हमारे मुल्क में पता भी है तो लोग अमल नहीं करते, ज़ाहिर है तमाम मोटरसाइकिल वालों को पता है कि हेलमेट लगाना चाहिए और हेलमेट लगाने से एक्सीडेंट से बच सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग हेलमेट लगाते नहीं हैं। या लोगों को पता है कि सिगरेट नोशी मुज़र सेहत है, उसके ऊपर इश्तिहार लगा होता है सिगरेट के ऊपर, लेकिन फिर भी लोग करते नहीं है। लेकिन फिर भी अवेयरनेस से दुनिया में फ़र्क पड़ता है। हमारे यहाँ समहाउ मरीज़ों में, पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है फालिज के बारे में भी, फालिज के रिस्क फैक्टर्स के बारे में भी। तो ये मेरे ख्याल एक बहुत अहम रिस्क फैक्टर है पाकिस्तान में फालिज ज़्यादा होने का, कि लोगों की अवेयरनेस नहीं है। और दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल में एक और अहम रिस्क फैक्टर है, वो है कि डॉक्टर्स में अवेयरनेस नहीं है। हमने पाकिस्तान में कुछ 600 डॉक्टरों का इंटरव्यू करके देखा कि उनको पता करने का भी फालिज की अलामतें क्या होती हैं। उनमें से आधों को पता ही नहीं था कि फालिज की अलामतें क्या होती हैं। हमें तो हैरत हुई कि मेडिकल कॉलेज से क्या पढ़ते हैं, लेकिन फिर हमें पता चला कि मेडिकल कॉलेजेस में न्यूरोलॉजी पढ़ाई नहीं जाती है। इतनी न्यूरोलॉजिस्ट हैं नहीं बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में, वो पढ़ते ही नहीं है न्यूरोलॉजी, तो वो MBBS तो कर जाते हैं, लेकिन उनको इतना आता नहीं स्ट्रोक केयर और स्ट्रोक की सारी चीज़ें। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसका हल इंशाल्लाह हमारी सोसाइटी निकाल रही है, जो सारे ट्रेनिंग वगैरह हो रही है। और पूरे पाकिस्तान में डॉक्टर मालिक ने पूरे पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज़ किए हैं, कोई 100 से ज़्यादा वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए हैं सिर्फ GPs को ट्रेन करने के लिए कि भाई किस तरह जो है ना वो फालिज के सिम्टम्स होते हैं, कैसे डायग्नोस करते हैं, कैसे। लेकिन दिस इज़ द रिस्क फैक्टर। तो अब दूसरी चीज़ जो क्विकली हम करेंगे वो है प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन। देखिए, प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब यह है कि उस बंदे को स्ट्रोक से बचाना है जिसको आज तक कभी स्ट्रोक नहीं हुआ है। हम में से हर एक इज एट रिस्क फॉर स्ट्रोक। हम में से हर एक को स्ट्रोक का रिस्क मौजूद है। हम चाहे जितने भी सेहतमंद लग रहे हैं ऊपर से, लेकिन हमें से हर एक को रिस्क मौजूद। हर वो बंदा आपकी फैमिली में, आपके वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, अंकल्स हैं, आप समझें उन सबको आपको स्ट्रोक से बचाना है। उसको कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसको कभी स्ट्रोक नहीं हुआ हुआ। सेकेंडरी प्रिवेंशन उसको कहते हैं कि जिसको एक दफ़ा स्ट्रोक हो गया है, उसको दोबारा स्ट्रोक होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। जिसको एक दफ़ा फालिज हुआ है, अगर आपने उसको नहीं बचाया तो 70% चांस ये है कि आइंदा 5 साल में उसको दोबारा फालिज हो जाएगा। और दोबारा फालिज बहुत खतरनाक होता है, उसके बाद बंदा खड़ा नहीं होता, फिर बंदा बिस्तर पे पड़ जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है। तो ये दोनों प्रिवेंशन आपको आनी चाहिए, और ये दोनों प्रिवेंशन आप करेंगे तो आप बहुत बड़ी तादाद में ज़िंदगियाँ भी बचा सकते हैं और लोगों को सही कर सकते हैं, लोगों को फंक्शनल बना सकते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन में बहुत मोटी मोटी सी चीज़ें जो ऑलरेडी मेरे ख्याल में आप लोगों को काफ़ी पता हैं, उस पर अमल करने का मसला है। उनमें सबसे पहली चीज़ है हेल्दी लिविंग, एक्सरसाइज, डाइट, स्क्रीनिंग, रिस्क फैक्टर्स की मैनेजमेंट, दवाएं क्या लेनी चाहिए, एयर पोल्यूशन को किस तरह एड्रेस करना चाहिए और अवेयरनेस को कैसे बढ़ाना चाहिए। इसको एक एक करके लेते हैं। देखिए, प्राइमरी प्रिवेंशन है बेसिकली लाइफ स्टाइल, हेल्दी लिविंग, सेहतमंद जिंदगी गुजारे। उसके लिए जो सबसे मोटी चीज़ है वो है वर्जिश करना रोजाना। WHO कहती है कि हर बंदे को रोजाना 45 मिनट वॉक करना चाहिए, हर फर्द को, चाहे वो 18 साल का है, 25 साल का है, 45 साल का है, 55 साल का है, 65 साल का है। जैसे हमारे आरिफ अरीकर साहब हैं, ये 45 मिनट तो मैं कम कह रहा हूँ, तो 2 घंटा रोज वॉक करते हैं। ये तो अंटार्कटिका में जाके वॉक करते थे। तो क्या है कि ये लाइफ स्टाइल है ना, कि उन्होंने अपनी जिंदगी का लाइफ स्टाइल बना लिया है। प्रोफेसर हैं, बड़ी बिजी प्रैक्टिस है, लेकिन वॉक उनकी जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। तमाम डॉक्टर्स की जिंदगी का लाजमी हिस्सा वॉक होने चाहिए। देखें, सबसे पहले डॉक्टरों की जिम्मेदारी क्या है? मरीजों को तो बचाएं फालिज से, अपने आप को तो बचाएं ना। सबसे पहले आपको ही फालिज हो गया तो मरीजों का क्या होगा? तो आपको, तमाम डॉक्टर्स को, सबसे कम डॉक्टर्स वॉक करते हैं। मैं आपको बता दूं, पूरे माशरे में सबसे कम जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है डॉक्टर्स का होता है। तो तमाम डॉक्टर्स को वॉक करना चाहिए रोजाना 45 मिनट। दूसरी बात यह कि डाइट का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, सॉल्ट का इंटेक कम होना चाहिए। पाकिस्तान में सॉल्ट बहुत खाया जाता है, लोग इवन मीठे में भी नमक डालते हैं, चाय में भी नमक डालते हैं पाकिस्तान में। तो इस नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए, और नमक का इस्तेमाल इज़ वेरी इंजूरियस ना। दूसरी बात यह कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए। मैं तो करें तो आपकी 50% जो डाइट है ना, वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होनी चाहिए। 50%, यानी आपकी प्लेट, आपने देखें, आपकी प्लेट में जो आधा खाना है ना, वो सब्जी या फल होना चाहिए। और बाकी आधे खाने में आप चलो मुर्गी भी खा लें और रोटी भी खा लें और चावल भी खा लें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी डाइट में, ये डाइट का बहुत गहरा ताल्लुक है हेल्दी लिविंग के साथ। अच्छा, अब इसी तरह डाइट में एक बहुत बड़ी चीज़ है जंक फूड का इस्तेमाल, जो ज़ाहिर बच्चों में भी है, बड़ों में भी है। ये जंक फूड का इस्तेमाल कम होना चाहिए। ये जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स, फूड का मतलब यह है कि आप कभी हफ्ते में 1 दिन खा लें, 10 दिन में खा लें, 15 दिन में 1 दफ़ा खा लें। लेकिन आप ध्यान में रखेंगे, देखें, फालिज की प्रिवेंशन के लिए ना बड़ा गहरा इसका ताल्लुक है आपकी डाइट के साथ,
कि आप जितना अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे उतना ही ज़्यादा आप सेहतमंद होंगे। तीसरी बात है टुबैको से बचना। टुबैको इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत है हमारे मुल्क के लिए, डबल बर्डन है। पाकिस्तान में टुबैको की वजह से कैंसर सबसे ज़्यादा है कि तमाम डॉक्टर्स को इस बात की एक आदत बना लेनी चाहिए कि आप लोगों से पूछें, हर मरीज से पूछें कि आप तंबाकू तो नहीं इस्तेमाल करते, और आप उनको मना करें कि आप इसको रोक दें। एक स्टडी हुई है जापान जर्मनी में, जिन्होंने बताया कि अगर 7 दफ़ा डॉक्टर मना करे ना, एक दफ़ा में 7 दफ़ा नहीं बल्कि अलग अलग दफ़ा में 7 दफ़ा डॉक्टर मना करे तो काफ़ी मरीज छोड़ देते हैं। लेकिन ये एक मुस्तकिल काउंसलिंग है जो हमें करनी चाहिए। मैं अपने प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, हर मरीज के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर सबसे पहली चीज़ जो लिख के देता हूँ ना, दवाओं से भी पहले, वो मैं लिख के देता हूँ स्टॉप टुबैको या स्टॉप गुटखा, ताकि वो मरीज को याद रहे, वो कहे नहीं कि सर आपने तो मुझे कहा ही नहीं था। लेकिन टुबैको से अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात है कि अपने वेट को कंट्रोल करना ज़रूरी है। हर बंदे को उसका वज़न पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि उसका वज़न ज़्यादा है या नॉर्मल है। ज़्यादातर लोगों का थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन अपने वज़न को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि BMI हैज़ ए वेरी क्लोज लिंक विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम, विद डायबिटीज़, विद कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स एंड विद स्ट्रोक। तो इसलिए जो सेंट्रल ओबेसिटी है, दिस इज़ वेरी डेंजरस, ख़तरनाक चीज़ है ये। और इसीलिए तमाम मरीजों का जो हम वजन चेक करते हैं वो क्यों चेक करते हैं? तफरी के लिए थोड़ी चेक करते हैं, बल्कि इसलिए चेक करते हैं कि इसको कंट्रोल करना होता है ना। आप चाहते हैं कि मरीज का वजन कंट्रोल हो। मरीज आपके पास आ रहा है 100 किलोग्राम का, तो आपको उसको बताना पड़ेगा ना कि आपका वजन ज्यादा है, नुकसानदेह, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। सिर्फ लिख लेना काफी नहीं होता। तो वेट को कंट्रोल करना जरूरी है, ओबेसिटी को कंट्रोल करना जरूरी है, और फिर स्ट्रेस को कंट्रोल करना जरूरी है। इस वक्त जो पाकिस्तान में, क्या दुनिया भर में जो सबसे बड़ा स्ट्रेस का जरिया है वो क्या है? वो स्क्रीन है। स्क्रीन का इस्तेमाल कम करें। स्क्रीन जो है प्रोड्यूसेस स्ट्रेस, क्योंकि स्क्रीन से आपको ज़्यादा ना झूठी खबरें मिलती हैं। स्क्रीन दुनिया में सबसे बड़ा जरिया है फेक न्यूज़ का इस वक्त ना। वो झूठी खबरें मिलती हैं जो आपके दिल और दिमाग पे बहुत ही नेगेटिव असरात मुरतब करती है। तो स्क्रीन को अवॉइड करें, स्ट्रेस को अवॉइड करें। दिस इज़ प्राइमरी प्रिवेंशन। ये आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर आप अपने आप को और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, घर वालों और अपने मरीजों को अगर आप स्ट्रोक से बचाना चाहते हैं तो। अब इसके बाद दूसरी चीज़ है स्क्रीनिंग। देखें, हर मरीज की और हर बंदे की, हर सेहतमंद बंदे की साल में एक दफ़ा ये स्क्रीनिंग होनी चाहिए, हर बंदे की। इवन अब तो यंग बच्चों, स्कूल के बच्चों की भी होनी चाहिए, क्योंकि स्कूलों के बच्चों में भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आ रही हैं, हाई ब्लड प्रेशर आ रहा है, डिस्लिपिडीमिया आ रहा है। साल में एक दफ़ा वजन चेक होना चाहिए, वेस्ट टू हिप रेशो सबका चेक होना चाहिए, BMI आपको पता होना चाहिए। हर बंदे का साल में एक दफ़ा ब्लड प्रेशर होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 25 साल से ज़्यादा के, WHO तो कहती है 40 ईयर्स से ऊपर। पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कि हमें 40 साल 25 साल की उम्र के हर बंदे का ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। हमारे पास 25 साल वाले अब लोग हार्ट अटैक के साथ आ रहे हैं AKU में। 25 साल से यहाँ लोग 70 साल के हो जाते हैं, उन्होंने ज़िंदगी में एक दफ़ा भी ब्लड प्रेशर नहीं चेक कराया होता। वो कभी उसका सिस्टम ही नहीं है उसका ना। तो साल में एक दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए, साल में एक दफ़ा आपका शुगर चेक होना चाहिए, साल में एक दफ़ा आपका लिपिड प्रोफाइल चेक होना चाहिए। ये हर बंदे का साल में एक दफ़ा स्क्रीनिंग होना चाहिए, और एक दफ़ा हीमोग्लोबिन चेक होना चाहिए खवातीन के लिए। एनीमिया इज ए रिस्क फैक्टर फॉर थ्रोम्बोसिस, एनीमिया इज ए रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक। और पाकिस्तान में कितना एनीमिया है? तकरीबन 20% औरतें जो है एनीमिक हैं। तो एनीमिया भी अनडायग्नोस्ड है पाकिस्तान में, और तब तकरीबन हीमोग्लोबिन को आप करेक्ट कर सकते हैं सिर्फ आयरन सप्लीमेंटेशन के जरिए से। तो दिस शुड बी ए रूटीन प्रैक्टिस फॉर एवरी फिजिशियन। आप चाहे न्यूरोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप जनरल प्रैक्टिशनर हो, लेकिन आप मेक श्योर करें कि कोई मरीज आया है तो साल में एक दफ़ा उसकी ये सारी चीज़ें चेक होनी चाहिए। ये स्क्रीनिंग इसलिए ज़रूरी है कि इसके ज़रिए आप अनडायग्नोज केसेस को डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और फिर उनको मुस्तकबिल में जाके ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हेल्थ स्क्रीनिंग जो है मैंडेटरी है। तमाम डॉक्टर्स को भी अपने आप को चेक करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने ना अपना कभी ब्लड प्रेशर चेक कराया होता है, ना उन्होंने अपनी कोलेस्ट्रॉल चेक कराई होती है, और ना उनको अपना स्टेटस पता होता है कभी कि उनके बॉडी में लिपिड्स की क्या सूरत हाल है। तो इवन आप बिल्कुल हेल्दी लग भी रहे हो ना, जैसे फारूक राठौर की तरह बिल्कुल स्मार्ट लग रहे हो, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि यार चेक करा लेना चाहिए फिर भी, ठीक है ना। तो वो बाज़ औक़ात अंदर से चीज़ें निकल आती हैं सिस्टम के अंदर। तो वो जो है ये बहुत ज़रूरी है, हेल्थ स्क्रीनिंग। तमाम प्राइमरी प्रिवेंशन का जो है ना की पॉइंट ये है। और हीमोग्लोबिन ख़वातीन के लिए,
ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए हमें। टोबैको हर तरह की फॉर्म से खुद भी करना चाहिए और लोगों को काउंसिल भी करना चाहिए। स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन को आपको अवॉइड करना चाहिए। मैं कहता हूं कि चलो पूरे शहर की आप पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं कि जहां पोल्यूशन ज़्यादा हो वहां से आप थोड़ा कम जाएं। और दूसरी बात है कि आप उन जगहों पे जाएं कि जहां थोड़ी हवा अच्छी मौजूद हो, गुड एयर क्वालिटी मौजूद हो। आप, मैं कहता हूं, पार्क में चले जाएं, नहीं जा सकते अपनी घर की छत पे चले जाएं, कम से कम आपको अच्छी, आपकी बॉडी को ना एक अच्छी गुड क्वालिटी की एयर चाहिए। ये जो टॉक्सिक एयर है ये इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस, इज रिस्क फैक्टर फॉर डिमेंशिया, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज। आपकी 50 बीमारियों की वजह जो है ना ये टॉक्सिक एयर है। तो आपको अपनी बॉडी को अच्छी क्वालिटी एयर प्रोवाइड करने के लिए कोई सिस्टम डेवलप करना चाहिए, और वो यही है कि आप कम से कम आधा घंटा पौन घंटा जो वॉक करें ना, ऐसी जगह जाके करेंगे जहां आपको अच्छी क्वालिटी की एयर मिल सके। वो आपके लंग्स के लिए भी ज़रूरी है और चीज़ों के लिए भी ज़रूरी है। और बाकी अब बात मेडिकेशंस अवॉइड करनी चाहिए। देखें, यंग लड़कियों में स्ट्रोक की एक बड़ी वजह जो है ना इस वक्त ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ है। अगर उसकी कोई मेडिकल रीज़न नहीं है तो ओसीपी का यूज़ कम होना चाहिए। ओसीपी का इस्तेमाल बढ़ रहा है हमारे माशरे में, इसका इस्तेमाल कम होना चाहिए। और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं कि जो स्ट्रोक कॉज कर सकती हैं, उनका भी इस्तेमाल बहुत ही जुडिशियस होना चाहिए और बहुत ही ज़रूरत के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने देखा है कि लोग रमज़ान में बहुत सारी ख़वातीन ओसीपीज़ यूज़ करती हैं, उम्रे पे जा रही हैं ओसीपी यूज़ कर रही हैं, अब हज करने जा रही हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, इन तमाम चीज़ों की वजह से स्ट्रोक बढ़ जाता है और स्ट्रोक की इंसिडेंस और ख़ासतौर पे वीनस स्ट्रोक की इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इन दवाइयों की वजह से। तो इन दवाइयों का इस्तेमाल कम होना चाहिए। जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है वो आपको पता है ऑलरेडी। हाइपरटेंशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है जिसको ट्रीट होना चाहिए, एग्रेसिवली ट्रीट होना चाहिए। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, डिस्लिपिडीमिया है। एट्रियल फिब्रिलेशन को आइडेंटिफाई करना चाहिए आपको। तमाम 45 ईयर्स से ज़्यादा के लोगों में जिनको आपको कोरोनरी रिस्क फैक्टर मौजूद हो, उनमें आपको एट्रियल फिब्रिलेशन को आइडेंटिफाई करना चाहिए। वैसे तो डॉक्टर्स के लिए आसान है एफिब को आइडेंटिफाई करना। सिर्फ आप 1 मिनट के लिए पल्स चेक कर लेना, सिर्फ 1 मिनट के लिए आप पल्स चेक कर ले रेडियल। अगर आपकी थोड़ी सी भी ट्रेनिंग हुई हुई है ना, यू शुड बी एबल टू पिक अप एट्रियल फिब्रिलेशन जस्ट बेस्ड ऑन योर पल्स एग्जामिनेशन। मतलब मिस करना बहुत मुश्किल है एफिब को, अगर आपको सिर्फ पल्स को एग्जामिन करना आता है तो। और अगर आपको लगे कि एफिब है तो आप उसका ईकेजी करके देखें। एट्रियल फिब्रिलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक, और उसको आप ट्रीट करें तो स्ट्रोक की इंसिडेंस को कम कर सकते हैं। तो इसलिए तकरीबन 10 से 15% जो स्ट्रोक के लोग आते हैं ना हमारे पास, उनको एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। और एक बड़ी तादाद ऐसी होती है जो डायग्नोस ही नहीं हुई हुई होती, और बाद अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जो डायग्नोस कर लेते हैं लेकिन उनको ट्रीट नहीं करते। एफिब का मतलब है पेशेंट हैज टू बी एंटीकोगुलेटेड, बट दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ केयर अक्रॉस द ग्लोब। मैं कहता हूं ये क्राइम है कि अगर किसी बंदे को एफिब है और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है और आपने उसको एंटीकोगुलेट नहीं किया हुआ है, तो ये तो आपने एक लिहाज से क्राइम किया है आपने, कि उस बंदे को आपने स्ट्रोक से प्रिवेंट करने की कोशिश नहीं की। तो इसलिए एफिब को आइडेंटिफाई करके ट्रीट करना जरूरी है। एक्यूट एमआई इज ए रिस्क फैक्टर, टीआईए इज ए रिस्क फैक्टर। किसी को टीआईए हुआ हुआ हो उसको बहुत एग्रेसिवली आपको ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि उसको दोबारा स्ट्रोक का चांस बढ़ जाता है। डायबिटीज़ का मैंने आपको बता दिया, टोबैको का बता दिया, ओबेसिटी और फिजिकल एक्टिविटी का। ये चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए दवाइयों का इस्तेमाल ज़रूरी है। ये नहीं है कि चलो खुद ही ठीक हो जाएगा। ये किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं ठीक होगा, वो आपको दवाई लेनी पड़ेगी, और दवाई भी 1 महीने लेने से नहीं ठीक होगा। बाद अल्लाह के बंदे ये करते हैं कि दवाई ली, 1 महीने बाद दवाई से ब्लड प्रेशर बेहतर हो गया, उन्होंने दवाई छोड़ दी। दिस इज काइंड ऑफ ए लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो हाई ब्लड प्रेशर है तो आप उसको एग्रेसिवली ट्रीट करें, और मकसद दवा लेना नहीं है, मकसद ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है। मकसद ये नहीं है कि बस बंदा दवा लेता रहे, ब्लड प्रेशर चेक करना है दोबारा कि कंट्रोल हुआ नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो उसको दूसरी दवाई दें, कोई और एग्रेसिव कॉम्बिनेशन थेरेपी दें कुछ। लेकिन मकसद दवा लेना नहीं है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है। इसी तरह डायबिटीज़ कंट्रोल ज़रूरी है, डिस्लिपिडीमिया को ट्रीट करना ज़रूरी है, एट्रियल फिब्रिलेशन को आपको ट्रीट करना ज़रूरी है। एट्रियल फिब्रिलेशन का ट्रीटमेंट अगर रेट कंट्रोल नहीं है तो आपको उसको रेट कंट्रोल करना पड़ेगा और उसको एंटीकोगुलेट करना पड़ेगा। हर मरीज एट्रियल फिब्रिलेशन का शुड बी एंटीकोगुलेशन। तमाम जो स्ट्रोक के मरीजों में प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए कोई एंटीप्लेटलेट का रोल नहीं है, यानी अगर किसी बंदे को स्ट्रोक नहीं हुआ हुआ तो उसको एंटीप्लेटलेट देने की ज़रूरत नहीं है। कार्डियोलॉजिस्ट तो कहते हैं ज़रूरत है, एक्यूट एमआई के लिए, प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए ज़रूरत है, स्ट्रोक के लिए ज़रूरत नहीं है। रिस्क फैक्टर्स के तौर पे अनीमिया है तो उसको ट्रीट करें, और हाइपर कोगुलेबल स्टेट है तो उसको ट्रीट करें। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन में मोटी मोटी सी चीज़ें,
जो प्राइमरी प्रिवेंशन वाली है वो तो सारी की सारी करनी है आपको। उसके अलावा क्या है, ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट। इसमें लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट है, समझ लें लाइफ लॉन्ग है, मल्टीपल मेडिकेशंस चाहिए होती हैं बाज़-औक़ात, वो आपको देनी पड़ेगी। डिस्लिपिडीमिया को ट्रीट करना चाहिए, डायबिटिक कंट्रोल को आपको एग्रेसिव करना चाहिए। तमाम मरीजों को जिनको स्ट्रोक हो चुका है एक दफ़ा, उनके लिए लाजिम है कि वो एंटीप्लेटलेट थेरेपी लें। हर एक को एंटीप्लेटलेट लेनी लाजमी है, मतलब दिस इज ए लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। एंटीकोगुलेशन की बाज़ लोगों को ज़रूरत होती है एंड सर्जरी की बाज़ लोगों को। मैं क्विकली आपको बताता हूँ क्या होता है। ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में देखें, एक होता है एक्यूट स्ट्रोक में ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट, वो अलग होता है। उसमें आप चाहते हैं थोड़ा हल्का कंट्रोल करें, 10% कंट्रोल करें, 20% कंट्रोल करें। एक्यूट आईसीएच में और ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग कंट्रोल करते हैं, 140-90 से नीचे रखते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म कंट्रोल आपका ये होता है कि आप उसको क्लोज टू नॉर्मल लेकर आए। हमारा हदफ ये होना चाहिए कि हमारे हर मरीज का बीबी 120-80 के आसपास चले लॉन्ग टर्म कंट्रोल के तौर पे, और उसको हद तक लेके आने की कोशिश करनी चाहिए। आप उसके लिए हर स्टडी, हर दवाई उसके लिए इफेक्टिव है। एस इनहिबिटर्स इफेक्टिव हैं स्ट्रोक के, खासतौर पे सेकेंडरी प्रिवेंशन में। कॉम्बिनेशन हैं, आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं, बेटा ब्लॉकर्स, डायरेटिक्स कॉम्बिनेशन। पर असल मसला ये नहीं कि कौन सी दवाई दी जाए, जो दवाई आपको पसंद हो या जिससे आपके अच्छे ताल्लुकात हो कंपनी वालों से, वो आप जो भी दें दवाई। मसला ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना मसला है। इसलिए ब्लड प्रेशर को रेगुलर चेक होना चाहिए और देखना चाहिए कि दवाई से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा, नहीं हो रहा दवाई चेंज करें आप, लेकिन बीपी को कंट्रोल में लाना जरूरी है। डिस्लिपिडीमिया में भी देखें बेसिक प्रॉब्लम है एलडीएल का, एलडीएल को आपको एड्रेस करना चाहिए। एलडीएल के बारे में रिकमेंडेशन ये है कि किसी को रिस्क फैक्टर्स हो तो उसको 100 से नीचे रखना चाहिए, अगर रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो 140 से नीचे हो तो भी सही चल जाएगा। लेकिन अगर आप में से, आप सारे हेल्दी लोग हैं, अगर आप में से किसी का एलडीएल 140 से ज़्यादा है तो आपको उसको ट्रीट करना चाहिए, वो फिर भी ज़्यादा है। तो एलडीएल को कंट्रोल करना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल करना चाहिए। दोनों चीज़ें दवाओं से होंगी, दवाओं के बगैर कंट्रोल में नहीं आएगा ये। एलडीएल अगर कम है, एलडीएल को बढ़ाने का सिर्फ एक तरीका है और वो है एक्सरसाइज। उसके बगैर आप एलडीएल नहीं बढ़ा सकते अपना। आपको अपना एलडीएल, आप चाहते हैं कि आपको फालिज और हार्ट अटैक ना हो, आपको अपने एलडीएल को 45 तक लेके जाना चाहिए। 50 ले आए तो बहुत ही अच्छा है। ये जाएगा उस वक्त जब आप रोजाना 6-7 हज़ार 8 हज़ार कदम या 40-45 मिनट वॉक करेंगे, उसके बगैर ये एचडीएल नहीं जाएगा। एक्यूट स्ट्रोक के अंदर हर मरीज को स्टेटिन देना चाहिए, चाहे उसे इवन उसका लिपिड नॉर्मल भी हो। एक्यूट स्ट्रोक में इससे न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट है इसका। और लॉन्ग टर्म कंट्रोल में आप लिपिड्स चेक करें और फिर उसके हिसाब से ज़रूरत हो तो मरीज को दें। डायबिटिक कंट्रोल में, एक्यूट स्ट्रोक सेटिंग में तमाम मरीजों का शुगर एग्रेसिवली कंट्रोल होना चाहिए, यानी आपको इंसुलिन देने की ज़रूरत पड़े तो आप इंसुलिन दें, शुगर को एग्रेसिवली कंट्रोल करें। क्योंकि बहुत डेटा है जिसमें शो हुआ है कि एक्यूट स्ट्रोक में विदिन 48 आवर्स अगर शुगर का कंट्रोल अच्छा है, मरीज का आउटकम बेहतर है। शुगर का कंट्रोल पुअर है, मरीज का आउटकम खराब है। तो एक्यूट स्ट्रोक की सेटिंग में शुगर को टाइट कंट्रोल करना चाहिए इंसुलिन की मदद से। लॉन्ग टर्म में फिर आप इंसुलिन भी दे सकते हैं, दवाइयाँ भी दे सकते हैं, कॉम्बिनेशंस भी दे सकते हैं। और इसमें भी असल चीज़ है मॉनिटरिंग, कि दवा तो जो आप दो भी दें, मॉनिटरिंग करें ताकि उसकी शुगर कंट्रोल में रहे। अब एंटीप्लेटलेट में नाउ यू हैव मैनी ऑप्शंस। उनमें जो सबसे पॉपुलर दवाई है, जो सबसे इफेक्टिव दवाई है सो फार, वो क्लोपिडोग्रिल कहलाती है, 75 मिलीग्राम की गोली। एक स्टडी हुई थी जिसमें एस्प्रिन के मुकाबले में थोड़ी बेहतर थी, लेकिन एस्प्रिन इज ऑल्सो इक्वली वेरी वेरी गुड एंटीप्लेटलेट थेरेपी। तो मैं समझता हूँ कि इतना कोई फ़र्क नहीं है, आप क्लोपिडोग्रिल दे दें या एस्प्रिन दे दें। क्लोपिडोग्रिल थोड़ी सी बेहतर है, एस्प्रिन के मुकाबले में ज़्यादा वेल टॉलरेटेड है, जीआई साइड इफेक्ट्स उसके कम है। लेकिन अगर किसी का अफोर्डेबिलिटी का इशू है तो आप उसको एस्प्रिन दे दें, एस्प्रिन इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। अब एस्प्रिन के अलावा भी जो ऑप्शंस हैं, जो एक और कॉम्बिनेशन है जो भी पाकिस्तान में इतना नहीं मिलता है, वो एस्प्रिन और परसेंटिन का कॉम्बिनेशन है। इट इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन, इट इज़ सुपीरियर टू एस्प्रिन अलोन, लेकिन ये भी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। एक और जो चौथा ऑप्शन पाकिस्तान में अवेलेबल है वो सिलेस्ट्रोजोल के नाम से मिलता है। सिलेस्ट्रोजोल पहले पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज के लिए होती थी, अब स्ट्रोक के लिए भी है, अच्छा डेटा है उसका, लेकिन स्टिल इट्स नॉट द फर्स्ट लाइन, इट्स नॉट बेटर देन एस्प्रिन। तो इट इज़ एज गुड एज एस्प्रिन, लेकिन हर वो मरीज को जिसको जीआई ब्लीड हो, उसको टॉलरेट ना कर रहा हो स्प्रिन को, उसके अंदर आप टाइक्लिड ये दे सकते हैं सिलेस्ट्रोजोल। इसका सिर्फ प्रॉब्लम ये कि इसकी डोज ट्वाइस ए डे, तो यू हैव टू गिव लाइक 100 मिलीग्राम ट्वाइस ए डे, दिन में 2 दफ़ा देनी पड़ती है, जबकि क्लोपिडोग्रिल और एस्प्रिन जो है वो वंस अ डे दे सकते हैं। एक और दवाई है जो पहले होती थी, अब नहीं अवेलेबल, दुनिया से ऑब्सोलीट हो गई है, वो कहलाती है टाइक्लेट। वो भी इट्स वाज ए वेरी गुड मेडिकेशन, लेकिन साइड इफेक्ट्स की वजह से
तो वो समझ लें वो ऑब्सोलीट हो गई। तो अभी आप एट दिस पॉइंट यू हैव 2 मेजर ऑप्शंस, एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल। तमाम मरीजों को एक्यूट स्ट्रोक की सेटिंग में आप 3 महीने तक या टीआई में दोनों भी साथ मिला के भी दे सकते हैं, एस्प्रिन प्लस क्लोपिडोग्रिल। लेकिन लॉन्ग टर्म देने में नुकसान है, उसमें ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा है। तो जो अभी सारी गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं कि आप 3 महीने तक दोनों कॉम्बिनेशन दे दें और उसके बाद फिर आपको सिंगल एंटीप्लेटलेट देनी है, चाहे जो सी भी दे। लेकिन हर स्ट्रोक के मरीज को एक एंटीप्लेटलेट पे होना चाहिए जिसको स्ट्रोक हुआ हुआ है, फ्यूचर प्रिवेंशन के लिए। अब आगे जो अगला मरहला है वो है एंटीकोगुलेशन का। एंटीकोगुलेशन की इंडिकेशन है, हर एक को एंटीकोगुलेट करने की जरूरत नहीं होती। वारफेरिन पुराने ज़माने से हम 25-30 साल से यूज़ करते आ रहे हैं वारफेरिन एंटीकोगुलेशन के लिए, उसकी भी एक इंडिकेशन है। लेकिन समझ लें वारफेरिन की इंडिकेशन लार्जली है एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए। अच्छा, अब वारफेरिन ज़्यादातर इस्तेमाल होती है सिर्फ वेल्वुलर एट्रियल फिब्रिलेशन में, या किसी को हार्ट वेल्व रिप्लेस हुआ हुआ हो या किसी को हाइपर कोगुलेबल स्टेट हो, तो इन तमाम कंडीशंस के अंदर वारफेरिन यूज़ होती है। वारफेरिन का प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वारफेरिन ज़्यादा टॉक्सिक ड्रग है, उसके अंदर आपको क्लोज मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, हर 2 हफ्ते बाद चेक करना पड़ता है, INR मेंटेन करना पड़ता है, और उसका रिस्क ऑफ ब्लीडिंग थोड़ा सा ज़्यादा है, इज़ अबाउट 3%। एक्यूट स्ट्रोक के अंदर हम किसी को एंटीकोगुलेट नहीं करते हैं, ना हम उसको हेपरिन देते हैं, ना हम उसको वारफेरिन देते हैं। आफ्टर वीक हम उनको एंटीकोगुलेशन शुरू करते हैं, जब उनका इस क्लॉट स्टेबलाइज हो जाए। छोटा क्लॉट है तो 2-3 दिन के बाद भी दे सकते हैं, या सब कॉर्टिकल हो तो आप 2-3 दिन के बाद भी दे सकते हैं फिब में, वरना ज़्यादातर हम लोग 1 हफ्ते के बाद शुरू करते हैं। लेकिन अब एक और नया ऑप्शन आ गया है जिसको हम कहते हैं NOACs, न्यूअर एंटीकोगुलेंट्स। ये 3 तरह की दवाइयाँ हैं पाकिस्तान में। अब इस वक्त रिवारोक्सिबेन भी है, अपेक्सेबान भी आ गई है, और ये डेबिगेट्रिन भी है। तो ये तीनों दे सकते हैं। इन दवाइयों की खास बात क्या है, ये ज़्यादा इफेक्टिव हैं, इनका साइड इफेक्ट प्रोफाइल बेहतर है, इसमें मॉनिटरिंग नहीं करनी पड़ती, कॉम्प्लिकेशंस कम हैं, एंड दे आर एज गुड एज वारफेरिन, मतलब हर तरह के तमाम। लेकिन इसके ये वेल्वुलर एफिब में यूज़ नहीं होती हैं अभी फिलहाल, तो वेल्वुलर एफिब का कोई डेटा नहीं है, वो उसमें आप नहीं दे सकते, या उसके अंदर मैकेनिकल हार्ट वाल्व किसी में लगा हुआ उसमें नहीं दे सकते क्योंकि उसके बारे में डेटा नहीं है, उसमें आपको वारफेरिन देनी है। अलबत्ता उसके अलावा जितनी कंडीशन है उसके अंदर आप इसको दे सकते हैं। इसका सिर्फ एक वो है कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, वारफेरिन के मुकाबले में NOACs की कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन चूंकि ब्लड टेस्ट वगैरह की सारी कॉस्ट आप शामिल करें तो आपको पड़ेगा कि NOACs और वारफेरिन की तकरीबन जो एंटीकोगुलेशन की कॉस्ट है बराबर है। तो तकरीबन इस वक्त समझ लें 90% जो हमारे पेशेंट हैं जो नॉन वेल्वुलर एफिब के हैं, हाइपर कोगुलेबल के हैं, CVT के हैं, वो सब NOACs के ऊपर है। हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल है NOACs के साथ इस वक्त, पूरी दुनिया में इस वक्त यही ट्रेंड है। तो यू शुड नो दीज मेडिकेशंस, उसकी डोज पता होनी चाहिए, किस तरह शुरू करते हैं, किस तरह देते हैं, साइड इफेक्ट क्या चीज़ें मॉनिटर करते हैं। लेकिन फ्यूचर में जो है ना, मेरे ख्याल आहिस्ता आहिस्ता वारफेरिन का यूज़ ख़त्म होता जाएगा और NOACs ना टेक ओवर। सर्जरी का भी एक रोल है स्ट्रोक के अंदर, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। वो ये कि किसी को हाई ग्रेड कैरोटिड डिजीज़ हो तो उसमें यू कैन ऑपरेट, यू कैन डू जो है ना वो कैरोटिड एंडोट्रेक्टमी कर सकते हैं। और ना एक न्यू ऑप्शन भी है जिसको हम एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग कहते हैं, कि जिसमें आप उनकी एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग भी कर सकते हैं। तो दीज आर द ऑप्शंस फॉर हाई ग्रेड स्टेनोसिस, स्पेशली फॉर सिम्टोमेटिक कैरोटिड डिजीज। एसिम्टोमेटिक का डेटा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन सिम्टोमेटिक का डेटा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जिन लोगों में हाई ग्रेड का मतलब 70% से ज़्यादा स्टेनोसिस हो, उनमें आपको ये करना चाहिए, दे शुड बी रेफर्ड फॉर न्यूरोसर्जरी, वैस्कुलर सर्जरी और स्टेंटिंग और एंजियोप्लास्टिक की जो है जाना चाहिए। बाकी पाकिस्तान में बहुत सारी अनप्रूवन थेरेपीज़ हैं जो स्ट्रोक प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, इससे आप लोग अवॉइड करें क्योंकि इसके बारे में कोई डेटा नहीं है, और बहुत सारे लोग लिख रहे होते हैं, उनको कंपनीज़ वाले उनको अप्रोच करते हैं। देखिए स्टीरॉयड का कोई रोल नहीं है स्ट्रोक प्रिवेंशन में, और बहुत सारी दवाइयाँ हैं, मेथी कोबाल से कोई स्ट्रोक प्रिवेंट नहीं होता, न्यूट्रोपेल और डक्सेल, इसी तरह मैनीटॉल से कोई स्ट्रोक प्रिवेंट नहीं होता। तो इन तमाम दवाइयों को आपको अवॉइड करना चाहिए, इनका कोई स्ट्रोक प्रिवेंशन से ताल्लुक़ नहीं है। तो इन कंक्लूजन, स्ट्रोक इज़ ए प्रिवेंटेबल डिजीज़, आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप इसकी कोशिश करें और आप ये समझें कि मुझे लोगों को स्ट्रोक से बचाना है। मैं बताता हूँ कि आपके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी इबादत है, मैं समझता हूँ कि आप किसी बंदे को स्ट्रोक से बचा सकें, उसको फालिज होने से बचा सकें, जो मेरे ख्याल में हमारे डॉक्टर्स में ये एबिलिटी है। थैंक यू वेरी मच।